आर्थर रोड जेल से आफ्ताब को छुड़ाकर एयरपोर्ट ले जा रहा था और उसको बताने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या करवाना चाहता है। लेकिन आफ्ताब ने मनु की बात काट दी और मनु ने उसको वापस जेल भेजने की धमकी दे दी। इस धमकी से और कोई भी होता तो डर जाता, लेकिन आफ्ताब ने मनु की बात काउंटर कर दी कि जेल भेजना है तो भेज दो, पर मैं किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस ड्रामे को और एक हाथ ऊपर ले जाते हुए आफ्ताब ने ड्राइवर से गाड़ी वापस घुमाने के लिए बोल दिया। गुस्से में मनु ने कार रुकवा दी। दोनों बाहर निकल आए। मनु ने ड्राइवर को पैसे देकर विदा कर दिया और पैदल चलने लगा। आफ्ताब भी उसके पीछे पीछे आने लगा। मैं धमकी नहीं देना चाहता था, आई एम सॉरी। ना ही मैं तुमसे कोई गुलामी करवाना चाहता हूँ। तुम्हें गलत जेल हुई, बस यही वजह काफी थी तुम्हारी बेल करवाने के लिए। पर मेरी प्रॉब्लम समझो यार, मैं एक नहीं कई तरफ फंसा हुआ हूँ और मेरे पास कोई भरोसे का आदमी भी नहीं है। बुरा मत मानना मनु साहब, भरोसे के आदमी भी उन्हीं को मिलते हैं जो खुद भरोसे के होते हैं। मनु ने एक पल उसकी तरफ देखा। इस हिसाब से तो मैं किसी के लिए भरोसे का आदमी रहा हूँगा, तभी मुझे गौरव मिला। बहुत प्योर सोल है वो। पर वो है कहाँ और कैसा है? दिल्ली के हॉस्पिटल में है, उसको गोली लगी है। उसी की केयर करने के लिए मैं तुम्हें दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। क्या हो गया आपको? आप इतनी जरूरी बात अब बता रहे हो? ये तो पुरानी फिल्मों में होता था कि मुद्दे की बात 1 घंटे बाद आएगी, तब तक हीरो हीरोइन यहाँ नाचते मिलेंगे। क्या आपने? टैक्सी! मन्नू को देखकर हैरानी और खुशी दोनों हुई। आफ्ताब को देखकर उसे महसूस हुआ कि कोई तो ऐसा मिला जो डिसीजन लेना जानता था। एक बार फिर एयरपोर्ट की तरफ जाती टैक्सी में पीछे बैठा मनु धीरे से बोला, मैं वहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि जिसने उसे गोली मारी है वो मेरी और गौरव की दोनों की बहुत खास है। वो खुद होश में आएगा तो वही बताएगा कि आगे उसका नाम लेना है या नहीं। हाँ, कुछ समझ रहा हूँ मैं। मुझे क्या बोलना होगा? मैं क्या लगता हूँ? सच बोलना, कह देना कि मैं दोस्त हूँ, मुंबई से आया हूँ। मुंबई में कहाँ था ये पता लगाना दिल्ली पुलिस के लिए कोई मुश्किल होगा क्या? मन्नू सोचने लगा। आफ्ताब की बात में लॉजिक तो था। तुम्हारे पास आधार कार्ड तो है ना? हाँ, उसके बिना तो जेल में भी एंट्री नहीं मिलती। सबका आधार लिंक होता है उधर भी। आप कभी जेल गए हो? हाँ, बताऊंगा कब और कैसे। अभी काम की बात सुनो। तुम वहाँ मुंबई की बजाय मेरठ बोलना कि मैं मेरठ से आया हूँ। गौरव के बारे में अखबार से पता चला। आज के न्यूज़पेपर में छोटी सी खबर है, मैं दे दूंगा तुम्हें। पुलिस कुछ बेसिक से सवाल पूछेगी बस। वो खुद आफ्ताब के मेरा मतलब गौरव के होश में आने का वेट कर रहे होंगे। तुम उसके पास 18 घंटे रहोगे तो उसके होश में आने के बाद पहले तुमसे मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जब भी वो जागे उसको बोलना कि मोबाइल स्नैचर्स ने उसे गोली मारी है, यही बताए। वाह, अभी तो आपने बोला वो खुद तय करेगा कि उसको कातिल का नाम बताना है या नहीं। अभी आप उसके कान भरने के लिए बोल रहे हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो होश में आने के बाद खुद भी कंफ्यूज ही होगा। उसकी और मेरी कहानी अभी मैच करनी चाहिए। ठीक है, तुम उसको ये मत बोलना कि वो बयान क्या दे, तुम ये कहना कि मैंने ऐसा बोला है। आगे वो जाने, उसका काम जाने। मन्नू साहब, आप एक नंबर के टोपीबाज आदमी हो। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड धीरज। यहाँ अपना सर बचाना है तो सबकी टोपी घुमानी ही पड़ेगी। बहरहाल गौरव ठीक हो जाए उसके बाद मुंबई वापस आएंगे। तुम्हारे साथ जो धोखा किया है आसिफा ने, उसका भी हिसाब चुकता करना है। आफ्ताब ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। 10 मिनट बाद आफ्ताब बोला, मुझे दोबारा धीरज मत बुलाना, दरख्वास्त है। क्या है? दरख्वास्त, रिक्वेस्ट। धीरज मत बुलाइए, बेवजह घर की याद आती है। ओह सॉरी, ठीक है। अधीर बुलाऊं या आफ्ताब? दोनों में से कुछ भी, या दोनों ही। तुम्हारा सरनेम चंद्रवंशी था क्या? धीरज चंद्रवंशी? एग्जैक्ट ये तो नहीं, पर इससे मिलता जुलता है। क्यों? तुमने धीरज का अधीर किया ना, तो लगा चांद का ही सूरज किया होगा, मतलब आफ्ताब किया होगा। बढ़िया है, राइटर्स के पास एक नाम ही ऐसी चीज होती है जिसे वो फैंसी बना सकते हैं। बाकी तो उसके पास है ही क्या। आफ्ताब बस मुस्कुरा दिया। वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। पहली बार फ्लाइट में बैठकर बहुत खुश हुआ था गौरव। तुम बैठे हो पहले? ऐसे कमर्शियल में तो नहीं, पर फ्लाइट में जरूर बैठा हूँ। कमर्शियल नहीं मतलब? मतलब मेरे बाप के पास अपना हेलीकॉप्टर है और बचपन में जब हम नेपाल जाते थे या थाईलैंड जाते थे, वो चार्टर्ड प्लेन से लेके जाते थे।
ऐसी पैसेंजर वाली कमर्शियल फ्लाइट का तजुर्बा तो मेरे बाप को भी नहीं हुआ अब तक। मनु के मुंह से जुबान गायब हो गई। यही वजह थी आफ्ताब के इतना एटीट्यूड दिखाने की। उसने बचपन से ही इतना पैसा देखा था कि अब उसे कोई भी धन दौलत लुभा नहीं पाती थी। वहीं उसके बचपन से लेकर घर से भागने तक हर टाइम उसको कोई ना कोई बुली करता रहता था। आफ्ताब को अपना आलीशान घर भी जेल ही लगता था। जेल में तो फिर भी वो अपना काम करके चुपचाप एक कोने में बैठ सकता था, पर घर में तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में कभी पोएम सुनाने के लिए बुला लिया जाता, तो कभी रिश्तेदारों के सामने डांस दिखाने के लिए। थोड़ा बड़ा हुआ तो कभी उसको मैथ्स में कम मार्क्स आने पर डांट पड़ती थी, तो कभी इसलिए ताने मारे जाते थे कि वो घुड़सवारी नहीं सीख रहा था। जवान होने के बाद उसके बाप के रोज के ताने होते थे कि वो शुगर मिल का काम क्यों नहीं संभालता। मनु के साथ एक रॉयल लड़का बैठा था, एक ऐसा रॉयल लड़का जिसका हुलिया बिल्कुल फकीरों वाला था। आपने गाड़ी मार्केट में क्यों रुकवाई? हमें तो एयरपोर्ट जाना था ना। अभी 11 बजा है, फ्लाइट में टाइम है। आओ तब तक कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग किस बात की? गौरव हॉस्पिटल में एडमिट है या उसकी सगाई होने वाली है? माय डियर एरोगेंट चाइल्ड, तुम जैसे कपड़े पहने हो ना, उसमें बैंक्वेट हॉल तो छोड़ो, हॉस्पिटल में भी नहीं घुसने देगा कोई। एयरपोर्ट पर भी हो सकता है कोई सिक्योरिटी वाला तमाशा कर दे। आफ्ताब फिर मुस्कुरा दिया। मनु को बस 20 मिनट लगे और आफ्ताब का हुलिया बदल गया। घिसी हुई जीन्स और भूरी हो चुकी टी शर्ट में आया आफ्ताब अब व्हाइट शर्ट, डार्क ब्लू पैंट और मैचिंग का कोट पहने था। उसकी आंखों पर सनग्लासेस थे। उसके बदन से शानदार परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और पाँव में अब वुडलैंड के फॉर्मल शूज थे। एक बार नाई के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी भिखारी ने किसी साहब से मांग के कपड़े पहने हो। आजकल ये केयरलेस ब्यूटी फेमस हो गई है। शायद जब से पुष्पा आई है ना, गंदी दाढ़ी और घुंघराले उलझे बाल लड़कों के फैशन में आ गए हैं। हो सकता है, पर ऐसे सूटेड बूटेड होकर मैं गौरव के हॉस्पिटल जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि ऐसे होली की वजह से मुझ पर ज्यादा शक करेंगे कि एक दोस्त होकर ऐसे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बनकर क्यों आया हूं। नहीं, मनु सोचने लगा। आफ्ताब की बात में पॉइंट था। इसका मतलब दिल्ली पहुंचकर फिर एक बार शॉपिंग करनी पड़ेगी। सिंपल जीन्स टी शर्ट बेटर रहेगी। मन्नू ने मोबाइल स्क्रीन देखी। अंकिता का कॉल था। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक फोन भी लेना होगा। तुम सामने वाली शॉप में मोबाइल पसंद करो, मैं अभी ये कॉल अटेंड करके अंदर आता हूँ। सामने वाला शोरूम एप्पल स्टोर था। उधर ट्रेन में बैठी शिवानी की बेचैनी और टेंशन बढ़ती जा रही थी। हवलदार और उसका सब इंस्पेक्टर बाकी कोचेस में बैग चेक करने के लिए चले गए थे, पर वो जानती थी कि दोनों लौटकर जरूर आएंगे। तभी उसको इशारे से रुचि ने बुलाया और बाथरूम की तरफ चल दी। बाथरूम के पास पहुंचकर शिवानी ने सवाल किया, यहाँ क्यों बुलाया तूने? वो जिस आदमी ने हमारी मदद की ना, उसने बताया कि वो कौन है। राकेश है क्या? वो नोएडा का सब इंस्पेक्टर। आपको कैसे पता? हाँ, मन्नू बहुत बातें करता था उसकी। शायद एक बार मिली भी हूँ, याद नहीं, इसलिए पहले पहचान नहीं पाई। फिर जब वो पुलिस वाले से घुट घुट कर बातें कर रहा था ना, तब समझ में आया। तो इसको मन्नू ने भेजा था हम पे नजर रखने के लिए। क्या दीदी, हमारी मदद करने के लिए। वरना सोचिए, अगर वो पुलिस वाला आपके हैंडबैग से बंदूक निकाल लेता तो? ऐसे कैसे निकाल लेता? उससे पहले मैं उसे गोली ना मार देती। कुछ भी, मतलब कुछ भी कहोगी अब आप। मानोगी नहीं कि इतना सब होने के बाद भी मन्नू जी ने अपनी तरफ से मदद भेजी ताकि हम फंसे तो बैकअप के लिए कोई मौजूद रहे। बेवकूफ हो तुम। ये भला कैसी मदद हुई कि बंदूक ही ले ली? वापस तो कर सकते थे, और अगर उसे बचाना ही था तो हमें बचाता, हमें छोटी बहन बोलता, पर नहीं, उसने मीरा को बोला। क्यों? क्योंकि मीरा मन्नू के लिए ज्यादा खास है। हम शहीद हो जाए तो हो जाए। तुम्हारी आंखों पर रहम की पट्टी बंधी है रुचि, इसलिए तुम्हें। और आपकी आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी है दीदी। वही पट्टी आप कान में भी बांध रही हो। तभी आपने पूरी बात सुनी ही नहीं कि मीरा दीदी को राकेश जी जानते हैं पहले से। वो लोग मथुरा में थे साथ साथ। मीरा दीदी उन्हें पहले से भैया मानती हैं। ठीक है ना,
इतना कुछ तुझे बता दिया, मुझे भी तो बता सकते थे। ओहो दीदी, हम उसी लाइन में बैठे थे ना, इसीलिए हमें बताया। ये लो। रुचि ने एक सिंपल सा बटन वाला फोन निकालकर शिवानी की तरफ बढ़ाया। इसका क्या करें? राकेश जी बोले हैं कि शिवानी से कहो वो कोटा आने से पहले ही इंजन की तरफ चलती जाए और फिर जहाँ मौका मिले उतर जाए। प्लेटफॉर्म से बाहर जाकर भिलवाड़ा के लिए टैक्सी बुक करे और भिलवाड़ा से एक ट्रेन चलती है, वो क्या तो नाम बताया था, उसे पकड़ के मुंबई आ जाए। कुछ पैसे भी दे रहे थे पर हमने मना कर दिया कि पैसा है आपके पास। ये भी बोल रही थी कि पैसा है पर बुद्धि नहीं है। बुद्धि के लिए हम दूसरों पर निर्भर है। नहीं दीदी ऐसे ना कहो, बुद्धि आपकी बहुत तेज है, बस आप अपने अहंकार में फंस रही हो। वरना इतना सब खतरा था वहाँ बिहार में, गोरखपुर में, आप लाई ना हम दोनों को बचाते हुए। अभी थोड़ा टाइम का बात है, मान जाओ ना। शिवानी सोचने लगी, जिस मन्नू से वो इतनी नफरत कर रही थी कि उसको जान से मार देने में भी हिचक नहीं थी, जान बचाने के लिए अब उसी मन्नू के प्लान को फॉलो करना था। और राकेश क्या बोलेगा? उसको तो पुलिस ने चौकीदारी के लिए छोड़ा था ना। ये तो हम पूछे नहीं, कह देगा आंख लग गई थी या आप तुरंत भाग गई। हमें ठीक नहीं लग रहा है यार, हम तीनों साथ रहे तो मजबूत हैं, वरना अलग हुए तो बिखर जाएंगे। दीदी आपसे अलग होना हमें भी नहीं जम रहा, पर पुलिस ये कुछ शक हो गया है ना आप पे। गाड़ी और धीमी हो रही थी। शिवानी ने झट से फोन लिया और रुचि से दूर ट्रेन के अंदर अंदर डिब्बा चेंज करने लगी। वो कोटा प्लेटफॉर्म पर उतरने का मन बना चुकी थी, पर वो नहीं जानती थी कि मनोज पहले ही कोटा रेलवे स्टेशन को इन्फॉर्म कर चुका था। वो भी राजधानी से किसी लड़की के उतरने का इंतजार कर रहे थे।